टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए जल्दी से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो ब्लड होता है वो संयोजी ऊतक होता है। जी हाँ दोस्तों, वो ढेर सारे ऊतकों से मिलकर संयोग से बनता है, इसलिए ब्लड को संयोजी ऊतक कहते हैं। इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। इसका मतलब हुआ जो ब्लड है वो क्षारीय प्रकृति का है। अगर ब्लड के सैंपल को अगर हम लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो ब्लड है वो क्षारीय प्रकृति का है। मेल पुरुष में जो ब्लड होता है वो 5.5 लीटर होता है और फीमेल यानी महिलाओं में जो ब्लड होता है वो औसतन 5 लीटर का होता है। जब ब्लड का हम अध्ययन करते हैं, इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं, तो इससे हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि निर्माण कहाँ होता है। तो ब्लड का निर्माण भ्रूण अवस्था में, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके लीवर में होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चा वयस्क हो जाता है तो उसका ब्लड का निर्माण उसके बोन मैरो यानी कि उसके अस्थि मंजा में होता है। अब बच्चे का जो अब जो वयस्क है उसका जो ब्लड निर्माण उसके अस्थि मंजा उसके बोन मैरो में तो हो रहा है, लेकिन वो स्टोर होता है जाके स्प्लीन पिलहा में। ठीक है, इसलिए स्प्लीन पिलहा को ब्लड बैंक कहते हैं, क्योंकि वहाँ जाके ब्लड तो स्टोर हो जा रहा है, इसलिए उसे ब्लड बैंक कहते हैं। लेकिन वहीं पास ब्लड मर भी जाता है, वहीं समाप्त भी हो जाता है, इसलिए उसे ब्लड का कब्रिस्तान भी कहते हैं। यानी उसे ब्लड बैंक भी कहते हैं स्प्लीन को, और उसे ब्लड का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, ब्लड में क्रिस्टॉल की मात्रा 200 ग्राम डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर 200 ग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा होगी तो उस व्यक्ति को क्रिस्टॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब जानते हैं हीमोग्लोबिन होता क्या है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन पुरुषों में 14 ग्राम डेसीलीटर और महिलाओं में 13 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त का कलर लाल रंग का होता है, और हीमोग्लोबिन में ही लोहा पाया जाता है, Fe पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए पूछा गया कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। अब जान लेते हैं रक्त परिसंचरण होता क्या है। तो दोस्तों रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने ये पता लगाया था एक सामान्य मनुष्य का हृदय, जो कि एक पंप की तरह कार्य करता है, वो 120 के प्रेशर से रक्त को फेफड़ों के जरिए नसों के धमनियों के सहारे पूरे शरीर में, सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में रक्त को फैला देता है, और 80 के प्रेशर से उसी रक्त को शिराओं के जरिए वापस फेफड़ों तक लाता है और हृदय में पहुंचा देता है। तो रक्त को हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाना और वापस शरीर से पूरे रक्त को हृदय में लाना, इस चक्रण को ही रक्त का परिसंचरण कहते हैं, जिसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। लेकिन होता यह है कि कभी कभी जो रक्त की भेजने की प्रेशर है वो 120 से ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि 140 या 160 होता है, तो यह रक्त अधिक प्रेशर से जाता है, जिसके कारण कुछ छोटी नसों में इसका दबाव बढ़ जाता है और वहाँ कहीं वो नस फट जाता है, और जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है, जिससे ये उस मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। इसे ही ब्लड का प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी हाई कहते हैं। और कभी कभी वही ब्लड आने में यानी 80 के प्रेशर से उसे वापस हृदय में आना रहता है, लेकिन वह 80 के प्रेशर से हृदय में ना आकर उससे कम के प्रेशर में आता है, जिसके कारण उस मनुष्य को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इसे ही लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ब्लड शरीर में जाता है और वहाँ से वापस आता है तो वो बहुत सारे पदार्थ का ही स्थानांतरण करता है, जैसे कि रक्त पोषण पदार्थों का स्थानांतरण करता है। पोषण पदार्थों में जैसे हम कुछ भी खाते हैं, जैसे हम प्रोटीन को ही खाते हैं, तो प्रोटीन एक टाइम में हमारे पेट में जाके अमीनो अम्ल में बदल जाता है, और वो अमीनो अम्ल डायरेक्ट जाकर हमारे ब्लड में मिल जाता है, और वो अमीनो अम्ल ब्लड के जरिए हमारे शरीर में पूरी तरीके से फैल जाता है। ठीक है, और गैसों का भी परिसंचरण करता है, जैसे कि हम ऑक्सीजन गैस को जो ब्लड होता है वो सारे सेलों तक पहुंचाता है, वो बॉडी के सारे अंगों तक पहुंचाता है, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वापस लाकर हमारे फेफड़ों तक लाता है, जिसे हम बाहर कर देते हैं, और हानिकारक पदार्थों का भी परिसंचरण करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्लड मेनली दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, एक होता है हार्ड पार्ट और दूसरा होता है लिक्विड पार्ट। जो हार्ड पार्ट होता है दोस्तों वो ब्लड कार्पल्स होता है, जो लगभग 40% होता है, और जो लिक्विड पार्ट है उसे प्लाज्मा कहते हैं, वो लगभग ब्लड का 60% होता है। तो चलिए प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसे फाइब्रोजन प्रोटीन कहते हैं और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कहते हैं। जब ब्लड से हम फाइब्रोजन निकाल लेते हैं या प्लाज्मा निकाल लेते हैं तो ब्लड जो है वो हल्का पीला रंग का हो जाता है, जिसे हम सीरम कहते हैं। ठीक है, इसी सीरम को लेबोरेटरी में टेस्ट करके डॉक्टर ये बता देते हैं कि उस मनुष्य को कौन सी बीमारी है जिसके इलाज चल रहा है। तो जो ब्लड का सीरम जिससे हम फाइब्रोलोजन या तो फिर प्लाज्मा निकाल लेते हैं तो वो हल्का पीला रंग का हो जाता है, जिसे हम सीरम कहते हैं। इसी से वो डॉक्टर पता करता है कि उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है। ठीक है, अब जानते हैं ब्लड कार्पल्स के बारे में। तो जो ब्लड कार्पल्स को रुधिर अणु भी कहते हैं, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, और इसका जो साइंटिफिक नेम है इसे इरोथोसाइट कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या जो होती है 50 लाख होती है, और जो इसका जीवन काल होता है दोस्तों वो 120 दिन का होता है। वैसा ही डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी होता है दोस्तों उसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये व्हाइट रंग का होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन के ही कारण जो ब्लड है उसका रंग लाल होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिसके कारण ये सफेद रंग का दिखता है। इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसकी संख्या 10,000 होती है, और इसका जो जीवन काल है वो 4 दिन का होता है। अब आ जाते हैं प्लेटलेट्स में, जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसकी संख्या 2 लाख होती है, और इसका जीवन काल सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का होता है।
आरबीसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है। इसे रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। इसका आकार जो होता है दोस्तों आरबीसी का, वो गोल शेप में होता है, राउंड शेप में होता है। और जैसे ही हम ऊंचाई में जाते हैं तो ये शेप बढ़ने लगता है, यानी कि आरबीसी का जो साइज है वो गोल शेप वो बढ़ने लगता है। तो कई बार कम दबाव और अधिक ऊंचाई पे जाने पर कुछ व्यक्तियों के नाक से ब्लड निकलने लगता है, तो वो इसी आरबीसी के बढ़ जाने के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अधिक ऊंचाई पे जाने पर ब्लड निकलने लगता है। लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता, ना ही इसमें केंद्रक पाया जाता है आरबीसी में। देखो, जो केंद्रक होता है दोस्तों, वो किसी भी सेल के डिवीजन में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 बनने में मदद करता है। और लाइसोसोम उस सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, सेल को कंट्रोल कैसे करेगा? अगर सेल अनियंत्रित ढंग से बढ़ता है तो लाइसोसोम क्या करता है? उसके अंदर की गंदगी को भी कंट्रोल करता है और उसको मेंटेन रखता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम फट जाता है, जिसके कारण वो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैला कहते हैं। वही लाइसोसोम और केंद्रक आरबीसी में नहीं पाए जाते। रुधिर अणु, जो रुधिर अणु होते हैं, मतलब रुधिर अणु मतलब ब्लड कार्पस, उसका जो 95% भाग होता है वो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल से ही मिलकर बना होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता नहीं है, पहले ही बता दिया। आरबीसी की कमी से, जिस व्यक्ति को आरबीसी की कमी होती है, उसे एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी, जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए ये व्हाइट कलर का दिखता है। इसका आकार मतलब कोई आकार का रहता नहीं है, अनिश्चित रहता है, ये किसी भी आकार का रहता है। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, मतलब ये सेल डिवीजन कर सकता है और ये रोगों से क्षय करता है, मतलब रोगों से रक्षा करने में हमें हमारी मदद करता है, हमारे शरीर की मदद करता है। तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है कि ये हमें रोगों से बचाता है। ठीक है, रोगों से बचाने के लिए ये मदद करता है। ये किस प्रकार से रोगों से बचाता है उसके बारे में जान लेते हैं। ये 3 कारक के कारण रोगों से हमें बचाता है। पहला होता है एंटीबॉडीज, दूसरा लिम्फोसाइट और तीसरा होता है मोनोसाइट। एंटीबॉडी का काम है कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है या हमें कुछ जो भी बीमारी होती है वो हमारे सबसे पहले ब्लड में पहुंचती है। तो जैसे हमारे ब्लड में जैसे कोई वायरस एंटर करता है या कोई कीटाणु एंटर करता है, तो सबसे पहले एंटीबॉडी का काम है कि उसे फाइंड करना, उसे देखना, उसको उसको ढूंढना। तो एंटीबॉडी तुरंत उसे ढूंढ लेता है, उस वायरस को, और ढूंढ के पता लगाता है। और पता लगाने के बाद उसे उस जाकर लिम्फोसाइट को बताता है कि भैया कि कोई वायरस हमारे ब्लड में आ चुका है। तो लिम्फोसाइट, जिसका आकार कैपिटल लेटर टी, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर टी के जैसा होता है और हथौड़े के जैसा शेप होता है, वो जाता है और उस वायरस को तुरंत नष्ट कर देता है। और नष्ट करने के बाद उसे वहीं मार देता है, जो कि ब्लड में ही कहीं रहता है। लिम्फोसाइट उसे मार देता है और मोनोसाइट जाता है उसी वायरस को और जाकर उस ब्लड में पड़े हुए वायरस को खा के उसे नष्ट कर देता है, उसका भक्षण कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से डब्ल्यूबीसी हमें बाहरी आघात या बाहरी बीमारी से जो हमारे ब्लड में फैलता है, वायरस या कीटाणु, उसे नष्ट कर देता है, उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम हमारे शरीर को रक्षा करने का है। ठीक है, अब जान लेते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स का काम क्या है। तो दोस्तों प्लेटलेट्स का काम है हमारे शरीर को ऊर्जा देना। प्लेटलेट से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। ठीक है दोस्तों, या उत्तल लेंस के तरह दिखता है। ठीक है, जो आरबीसी है वो गोल दिखता है, डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं होता। और जो प्लेटलेट्स है वो उत्तल लेंस की तरह दिखता है। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त मिलती है। इसमें भी कोई केंद्रक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जब डेंगू बीमारी होती है तो उस व्यक्ति का जो प्लेटलेट्स है वो कम होने लगता है। ठीक है दोस्तों, और उस व्यक्ति का जब प्लेटलेट्स कम होगा तो वो बहुत कमजोर, लेजी हो जाएगा, और इसलिए डॉक्टर को वो दिखाने पर उन्हें प्लेटलेट्स अलग से दिया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको ये बताना है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो ब्लड के बारे में आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।